ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए देखते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। यहाँ पे क्रियाकलाप 3.3 में देखते हैं क्या बताया गया है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, कांच की प्याली में कपूर और साधारण नमक का मिश्रण ले। एक कांच की प्याली ले ले, इसके अंदर यहाँ पे आप दिख रहा होगा कांच का प्याली। इसके अंदर हमें क्या लेना है, इसके अंदर प्याली के अंदर हमें लेना है कपूर और साधारण नमक का मिश्रण। अब एक कीप होगा इस प्रकार से आपकी। इस कीप को कहाँ पे रखना है, इस प्याले के ऊपर रखना है। कैसे, उल्टा करके, इसे यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक कीप जिसमें फिल्टर पत्र लगा हो, यहाँ पे फिल्टर पत्र लगा होना चाहिए, फिल्टर पत्र लगा हो। उसको क्या करना है, चित्र 3.6 की भांति इस तरह उल्टा करके रखें कि पतली नाली के सिरे पर थोड़ी भीगी रुई रखें। जो पतली नाली है उसके सिरे पर जो है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, भीगी क्या नाम है, रुई रखना है। भीगी रुई कीप की बाहरी भाग से लपेट दे। अब प्याली को चित्र की भांति रखकर तब तक गर्म करें जब तक मिश्रण से धुआं ना उठने लगे। आप क्या देखेंगे, यह धुआं कीप के ठंडे भाग तक पहुंचने पर फिर से ठोस यानी कि कपूर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कपूर मिश्रण से पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा करने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आयोडीन और नैप्थलीन को भी अन्य मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है सबसे हम जान लेते हैं। जब किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ना जाकर कि तीसरे अवस्था में डायरेक्ट पहुंच जाए, यानी कि अगर हम मान लीजिए पानी को, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम पहले गर्म करेंगे तो क्या होगा, पिघलेगा, वो किस में जाएगा, द्रव अवस्था में जाएगा। अब द्रव के बाद हमारा क्या होगा, उसको और भी गर्म करेंगे तो कैसा बनेगा, गैस अवस्था में। कहीं ना कहीं एक संस्टेम यानी कंटिन्यूस प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, लगातार प्रोसेस। लेकिन अगर हम ऐसी क्रिया करें डायरेक्ट, जो हमारा ठोस है कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारा ये बीच का मीडियम ना आए, द्रव ना बने, डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए, या गैस से हम डायरेक्ट क्या कर दें, ठोस बना दें, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। गैस से ठोस बनना, ठोस से गैस बन जाना, यही हमारी जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 है अगला हमारा टॉपिक्स है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। यानी कि जो अघुलनशील पदार्थ है उनको द्रव से किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। तो इसका पहला हम देखते हैं, पहला है किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो हम देख सकते हैं तलछटनीकरण और निथारना। किसी अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की विधि है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर या गिलास में पानी लेंगे। एक बीकर या गिलास में क्या कर लेंगे, पानी, इसमें थोड़ी बालू मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे। हम देखेंगे बालू बीकर के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। अब एक छड़ के सहारे यानी 3.7, यहाँ पे आपको जो फिगर चित्र दिख रहा है देख लीजिए पूरा, के सहारे की भांति बीकर के पानी को दूसरे बीकर या गिलास में अलग कर लेते हैं। जो आपका जो बालू नीचे बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, जो पानी ऊपर आ जाता है उस पानी को हम क्या करते हैं, दूसरे गिलास में निकाल करके अलग कर लेते हैं। इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना क्या हमारा कहलाता है, तलछटनीकरण, और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। जो हम बालू को अलग किए हमारा क्या कहलाया, तलछटनीकरण, जबकि जो हमारा पानी का जो हमने निकाला उसमें से हमारा क्या कहलाया, निथारना। तलछटनीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं मिश्रणों घटकों को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील तथा भारी होने के कारण उसकी पेदी में बैठ जाते हैं। किस माध्यम से तलछटनी या निथारना उसी हम क्रिया में कर सकते हैं, उसी क्रिया द्वारा अगर हम इसको अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, जिसमें
जो पदार्थ जो होता है, जो अवयव होते हैं, कहीं ना कहीं वो अघुलनशील हों और कैसे हों, भारी हों। अगर अघुलनशील रहेगा और भारी होगा तो कहीं ना कहीं वो तली में बैठ जाएगा, और तली में जब बैठ जाएगा तो हम आसानी से उसको तलछटनी क्रश कर सकते हैं और उसको निथार सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है छानना। छानना तो आप लोग सभी लोग देखे हैं, ये भी एक पृथक्करण की विधि है। तो साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस से गुदी को पृथक किया जाता है। इसके लिए छानने की विधि का प्रयोग करते हैं। घरों में चाय को आपने अवश्य छाना होगा। द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जाता है। तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने किस प्रकार से छानते हैं यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। चाय भी आपने छाना होगा। ये जो प्रक्रिया, ये भी प्रक्रिया एक प्रकार से आपका पृथक्करण विधि है। क्रियाकलाप 3.5। एक छन्ना कागज ले, उसे तिकोनी आकृति में मोड़कर एक फनल में लगाएं। फनल के नीचे एक बीकर रखें। अब दूसरे बीकर या गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी लेकर धीरे धीरे फनल में डालें। हम देखते हैं कि साफ पानी फनल से निकलकर बीकर में एकत्र होता है। यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? छानना कहलाता है। यहाँ जो मिश्रण में सूक्ष्म आकार के अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने के लिए सूक्ष्म छिद्रों वाला छन्ना यानी जो कागज फिल्टर होता है इसको उपयोग में लाया जाता है। अतः छन्ने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार किया जाता है। तो अगर हमें जो छन्ना है किस प्रकार से उसका चयन करना है कि किस प्रकार के मिश्रण के कण हैं, उनका आकार कैसा है, किस प्रकार के मिश्रण के कणों को आपको छानना है, उसी प्रकार से आप उस छन्ने का चयन करेंगे। अगला पॉइंट है अपकेंद्रण। आपने देखा होगा कभी कभी मक्खन को निकालते हुए दही से, तो यही आपका अपकेंद्रण है। घरों में प्रायः दही की मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करते डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हुए क्या आपने देखा? दूध में चिकनाई यानी कि जो क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण। यानी 3.9 में यहाँ जो चित्र है वहाँ पे दिखाया गया, आपको दिख रहा होगा। दूध के भारी कण तले की ओर आ जाते हैं। हल्के कण जो होते हैं इसको हम मक्खन बोलते हैं, वो बर्तन के ऊपर आ जाते हैं, जिसे पृथक कर लिया जाता है, यानी कि उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। जो घुलनशील ठोस पदार्थ हैं उसमें से द्रव को कैसे पृथक करते हैं, तो आइए देखते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्प विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहला है वाष्पन विधि। आइए समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप आपका इस प्रकार से है। लगभग आधा मग पानी लें और उसमें नमक घोलें। इस पानी को चित्रानुसार, यहाँ पे चित्र दिखाया गया 3.10 वाष्पन में आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपको करना है। सारा पानी कहाँ पे गया? इस पानी को चित्रानुसार गर्म करें। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। किसी द्रव या वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हमारा वाष्पन कहलाता है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। तो जो वाष्पन की क्रिया होती है प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। जब हम किसी द्रव को उबालते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होकर के वाष्प में चेंज होता रहता है। इस प्रक्रिया द्वारा जो आपका नमक बनता है समुद्र में, इसी विधि द्वारा उसका पृथक्करण होता है। इस प्रकार से उसका निर्माण होता है। आसवन विधि। आइए जानते हैं आसवन विधि क्या होता है। जैसे कि क्रियाकलाप 3.7 में आपके यहाँ दिख रहा होगा। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। एक धातु का आपको प्लेट लेना है, यहाँ पे प्लेट ले लिया, इसके ऊपर क्या रखेंगे? बर्फ़ रख के टुकड़े रख देंगे। अब
क्या करना है इसको, प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए। जो आपका केतली है, जिस चाय बनाने वाला केतली आप देखते हैं जिसमें चाय आप छान लेकर जाते हैं कुल्हड़ में या गिलास में उछलते हैं, उस केतली को ले लें। उसको कैसा क्या करना है, गर्म करना है, और उसमें क्या होना चाहिए, पानी रहना चाहिए केतली के अंदर। तो केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप पानी बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठा होता है। भाप द्वारा द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। जो भाप द्वारा द्रव के परिवर्तित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक केतली लिया, केतली में पानी रखा, पानी को गर्म किया तो यहाँ पे भाप निकल के निकला जब बहुत तेज़। और हमने क्या कर लिया, ऊपर से एक प्लेट ले लिया, प्लेट के ऊपर हमने रख लिया बर्फ़ के टुकड़े। जब ये भाप इससे टकराया तो ये ऊपर से ठंडा, इधर से गर्म, ये फिर कन्वर्ट किस में हो गया, ये फिर से कन्वर्ट हो गया बूंदों में, और ये बूंदों में इकट्ठा होकर फिर जाकर फिर से द्रव बन गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं आसवन विधि। और जबकि जो भाप का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाया क्रिया, जब जो भाप हमारा द्रव में परिवर्तित हुई थी वो कहलाया हमारा संघनन। यानी कह सकते हैं द्रव वाष्प क्रिया और संघनन क्रिया, उसके बाद वाष्प। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट हैं। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो आसवन के लिए अगर आपको हेडिंग लिखना होगा आसवन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा। वाष्पीकरण क्या कहलाया आपका, जब ने गर्म किया जो वाष्प निकला, और जो ठंडा होकर बूंद में चेंज हुआ, द्रव में चेंज हुआ, उसका क्या कहलाया, संघनन। यानी कि वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो आसवन। और यहाँ पे जो हमको द्रव प्राप्त होता है संघनन के पश्चात, वो हमारा क्या कहलाता है, जो बीकर में इकट्ठा हुआ था वो हमारा एकदम शुद्ध जल होता है, शुद्ध द्रव होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। तो आप बता सकते हैं आसवन किसे कहते हैं। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक बीकर में आधे भाग में पानी भरे, एक बीकर ले लीजिए, उसमें आधे भाग में उसके पानी डाल दीजिए। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। आप फिटकरी डालते रहिए, इसमें घोलते रहिए, डालते रहिए, और तब तक करते रहिए जब तक फिटकरी घुलना ही बंद ना हो जाए। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब किसी भी विलयन में हम कोई मात्रा बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी ले लिया, पानी में क्या किए कि आपने चीनी डालते गए, घोलते गए, चीनी डालते गए, घोलते गए। एक ऐसा समय आएगा कि आपका चीनी घुलना बंद हो जाएगा। जिस समय वो चीनी आपका पानी में घुलना बंद हो जाता है उस समय को उसी कंडीशन, उसी स्टेज को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि अब वो संतृप्त हो चुका है एकदम पूरा, अब उसमें उससे ज़्यादा चीनी नहीं घुल सकता है। तो इस प्रकार की जो हमारे फैक्ट्री जो घुलना जब बंद हो जाता है तब उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं तो आप बता सकेंगे कि किसी भी पानी में, किसी भी द्रव में जब हम चीनी या फिटकरी को घोलते हैं तो ऐसा समय आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा। जिस समय वो घुलना बंद हो जाएगा उस समय वो जो हमारा विलयन होगा वही विलयन हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इस घोल को गर्म करने पर फिटकरी, ये जो हमारा घोल है उसको गर्म करें। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी के कुछ और मात्रा घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो जो अब हमारा जो संतृप्त हमारे पास विलयन मिला था, उस विलयन को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा क्या किए, जो हमारा घोल था उसको गर्म कर दिए। गर्म करने पर आप देखें कि फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है। यानी जो घुलने का उसका विलेट वो था ना,
फ्रिक्वेंसी थी वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि उसका वो और घुल सकती थी अभी। अर्थात फिटकरी में कुछ और मात्रा जल में घुल जाती। जो फिटकरी थी कुछ और, अगर हम चाहते तो उसमें कुछ और मात्रा डाल करके उसको जल में घोल सकते थे। लेकिन अब इस घोल को बिना हिलाए हम क्या कर दिए, ठंडा करें। जो घोल था उसको बिना हिलाए हम रख दिए ठंडा होने के लिए। कुछ देर बाद आपने देखा जो फिटकरी के जो फिटकरी था आपका, ठंडा होने के बाद वो क्या हुआ, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला, क्रिस्टलीकरण। तो आप बता सकें कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। जो संतृप्त जो विलयन होता है, जो संतृप्त विलयन होता है, उस विलयन को थोड़ा सा गर्म करें, गर्म करने के बाद कुछ देर तक छोड़ दें बिना हिलाएं, और जब जो क्रिस्टल में प्राप्त होगा उसी क्रिस्टल को हम बोलेंगे क्रिस्टलीकरण। अगला टॉपिक है दो अमिश्रणी द्रव को पृथक करना। मान लीजिए आपको दो अमिश्रणी द्रव को अलग करना है, तो आप कैसे याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण लें, क्योंकि ये दोनों कैसा है, अमिश्रणी है, ये दोनों आपस में घुलते नहीं हैं। इस मिश्रण को पृथककारी कीप के इस ये मिश्रण जो होता है इसको पृथककारी कीप में डालें और हिलाकर स्थिर होने दें। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पृथककारी कीप में डालिए और हिला करके उसको स्थिर होने दें। कीप में दो पृथक परतें दिखाई पड़ती हैं। दोनों परतों को पहचानें, कौन सी परत ऊपर है और कौन सी नीचे। मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर एकत्र होता है। आप जब देखेंगे जो पानी अगर मतलब जिस कीप में आप लेंगे तो उसमें एक पानी का परत रहेगी, एक मिट्टी का तेल रहेगी, क्योंकि जो मिट्टी का तेल है उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये यानी कि हल्का रहेगी। जो हल्का रहेगी तो कहीं ना कहीं ये पानी के ऊपर मिट्टी का तेल तैरता रहेगा आपका। अब हमें क्या करना है, अब पृथककारी कीप की स्टॉप कॉक को खोलें और निचली परत में एकत्र द्रव को एक बीकर में निकालकर एकत्र कर लें। एकत्र किया द्रव पानी है, कीप में बचा द्रव मिट्टी का तेल है। आप देखेंगे केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा रहता है, बाकी पानी मिट्टी के तेल से पृथक कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपने देखा कुछ ऊपर आपका मिट्टी का तेल था, ये दिख रहा है, और यहाँ पे आपका पानी था। यहाँ पे एक लगा था कीप, यहाँ पे आपका एक लगा था कीप, यहाँ पे एक टूटी मान लीजिए लगी थी। क्या कर दिया, कीप को खोल दिए और आपका जो पानी था धीरे धीरे नीचे आ गया। आपने दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे अब जैसे, क्योंकि जो मिट्टी का तेल ऊपर तैर रहा था, ये धीरे धीरे ये भी नीचे जाएगा। जैसे मिट्टी का तेल जाने वाला हो तुरंत अब इसको कीप को कर दीजिए बंद, और ये जैसे स्टॉप कर दिए, इसको बंद कर दिए, और तुरंत ही आपका तेल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। इसमें ये तो प्योर एकदम शुद्ध हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बूंदें मिट्टी के तेल में पानी रह सकती है, और कुछ बूंदें जो मिट्टी के हैं वो पानी में आ सकता है। तो आपका जो चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट होता है। जो प्रश्न अभ्यास का आपका बचता है, जो प्रश्न अभ्यास आपके बचते हैं उसको हम अगले पार्ट में करा देंगे। तो तब तक के लिए जो यहाँ पे जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जो समझाया गया कहीं ना कहीं उसको आप याद कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और जो चीज़ क्लियर नहीं होती है उसके बारे में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में अगर हमारे जाएंगे, जो जहाँ पे लोगो होता है सर्वोदय गुरुकुल का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो अबाउट वाला सेक्शन होगा वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो इतने भी क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का है, आपके MCQs टाइप क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम अगले चैप्टर में कराएंगे, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग अगर ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो उसको आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।